वक्त है वो अब आ चुका है और देखिए न्यूज नेशन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताने जा रहा है कि मेट्राइज इंडिया के मुताबिक किस तरीके की स्थिति नजर आती है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। हिमानी जी हाँ, मेट्राइज एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलने की संभावना जो है वो जताई गई है और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा गिरावट जो है वो यहाँ पर 32 से 37 सीट जो है वो मिलती हुई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट जाती नजर आ रही है। मेट्राइज इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले के जो विधानसभा चुनाव है वहां पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट का प्रतिशत इतना नहीं था, 38% के आसपास वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार मैट्रिक्स एग्जिट पोल में बीजेपी का वोट प्रतिशत 38 से बढ़कर 46% हो चुका है। और देखिए इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने वो आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपी को 46% वोट, आम आदमी पार्टी को 44% वोट, कांग्रेस को 8% वोट और अन्य के खाते में 2% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एग्जिट पोल मैट्रिक्स इंडिया का है और इसका असर क्या हो रहा है सीटों के लिहाज से वो इस वक्त आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगर उस वोट परसेंटेज को हम सीटों में तब्दील करें तो क्या स्थिति नजर आ रही है? 32 से 37 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, जबकि पिछली बार 62 सीट थी। और अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 53.8 था, लेकिन इस बार बहुत जबरदस्त गिरावट। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो वो कम से कम खाता खोलती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली का एग्जिट पोल इस वक्त आपके स्क्रीन पर, बीजेपी को 35 से 40 सीटें, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट, 70 सीटों की विधानसभा बहुमत के लिए आधे से एक ज्यादा। हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी हैं, आप मैट्रिक्स इंडिया के एडिटर इन चीफ हैं। मनोज जी, ये आपके आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का आधार क्या है वो थोड़ा एक बार आप बताइए। देखिए, जहाँ तक आपने ये पता तो पहले कंपनी का कोई मैट्रिक्स कंपनी है और मैट्रिक्स इंडिया नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स कीजिए क्योंकि न्यूज़ कम्युनिकेशन है तो एक वर्ड हुआ है। जैसे हम लोगों ने 37,547 लोगों को लिया है, जिसमें से 17,647 पुरुष हैं और 11,639 महिलाएं और 8,260 जो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं उनको हम लोगों ने इसमें लिया है। और इसमें हमारा जो मार्जिन ऑफ है एरर वो 3% का रखा गया है। सबसे पहले कि इस चुनाव को समझने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, सारे लोग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट लोग भी बैठे हुए हैं, कि दिल्ली का चुनाव कभी भी जातीय या सांप्रदायिक के चुनाव नहीं होता है। यहाँ पे जो सरकार से फायदा दिखता है उसके आधार पर होता है। दिल्ली बदल चुकी थी, लोगों को कितना किस सरकार से फायदा होता है, सुविधाएं मिलती हैं उनको, स्कूल, हेल्थ और सारी सुविधाएं मिलती है, उसके आधार पर होता है। और जो इलेक्शन होता है वो पूर्वांचलियों के बदौलत होता है, उत्तराखंडियों के बदौलत होता है। तो ये जो स्टेट के जो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनकी जो संख्या होती है वो पूरी तरह से पोल करते हैं और दिल्ली में इसका रहा हुआ है असर पिछले 2 चुनाव में तो काफी हद तक। लेकिन मनोज जी एक सवाल माफ कीजिएगा हिमानी, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूर्वांचल के कम लोगों को टिकट दिया था, आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो ज्यादा टिकट दिया था पूर्वांचलियों को। फिर क्या वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सीटें अधिकतम 40 मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी की अधिकतम 37? देखिए, इसको आधार बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि उस आपने उनको टिकट नहीं दिया तो वो कम्युनिटी या वो जाति या वो स्टेट के जो नागरिक है वो वोट देंगे। ऐसे देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को कम वोट देते दिखा है, लेकिन मेरे डेटा में देखेंगे कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा अधिक कहीं वोट जा रहा है तो आम आदमी पार्टी को जाते हुए दिख रहा है। लोग यहाँ पे उस तरीके से नहीं बढ़कर करते हैं। मैंने बताया कि सुविधाएं कहाँ से मिल रही है। लोग इस दिल्ली का सिर्फ अपना जमीन है, यहाँ पे हवा भी बाहर से आती है, पानी भी बाहर से आता है और यहाँ के रहने वाले भी बाहर के हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली भारत का दिल है, यहाँ पे हर जगह से कुछ न कुछ आया तब जाकर ये दिल्ली बना है। नहीं तो ऐसे जो इतना अच्छा गेन कर रही है इसके पीछे आपने क्या, क्योंकि आपने उनसे बात की होगी तो किस तरह के मुद्दे आपने उस वक्त उनसे देखे या किस तरह की बातें आपने उनसे सुनी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम लोगों ने जो चीजें देखा, आम आदमी पार्टी ने जब 2013 के चुनाव से उसका जब हुआ अपना, तो पहले वो अपने आप को एक आंदोलनकारी के रूप में एक अच्छे छवि के साथ केजरीवाल जी आए और 2015 के चुनाव में तो उन्होंने उसी छवि के आधार पे जीता और चुनाव जीतने के बाद 2020 तक आते आते उनकी इतनी अच्छी छवि हो गई थी कि लोगों ने विश्वास किया। लेकिन यहाँ पे आने पे जिस छवि के माने जिस भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई उन्होंने लड़ा था उसी के ऊपर सबसे बड़ा डेंट लगा है और आम जनता इस छवि के बाद
ये पूछना चाहती थी आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि भाई शीश महल कैसा होता है। तो ये जनता के बीच भी आपने ये मुद्दे सुने? ये सारे मुद्दे चल रहे थे। और यही नहीं, अब अतिशी का आज पोल हो रहा था, हमारे लड़के थे, अतिशी को लोगों ने घेर कर कहा कि आप अपने घर के पीछे देखिए कि क्या स्थिति है। एक मुख्यमंत्री को वहां का वोटर बताता है कि आप अपने घर के पीछे जाइए और देखिए कैसे गड्ढे हैं, कितनी गंदगियां हैं। तो आप सोचिए। दूसरी बात है कि जब दिल्ली का चुनाव जो आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, 5 बड़े चेहरों को लेकर आगे बढ़ रही थी, और 5 के 5 चेहरों को यदि हम बात करें उनके चुनाव के लेकर, तो ये 5 चेहरे आज के डेट में खतरे में हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सारा सैंपल जुटाया है। जो वीवीआईपी सीट है उनके बारे में भी थोड़ा आप बता पाएंगे? मतलब सबसे पहले नई दिल्ली विधानसभा सीट, केजरीवाल जी की सीट फंस गई है सीट जी। कालका जी की सीट, कालका जी अतिशी हार सकती हैं। और मनीष सिसोदिया, उन्होंने मनीष सिसोदिया, देखिए मनीष सिसोदिया अपने इमेज को बरकरार रखा है। जेल जाने के बाद भी आम जनता के पास उनको लेकर, जैसे यूथ थे कि स्कूल का जो उन्होंने मॉडल पेश किया तो उसको लेकर चर्चाएं थी, लेकिन जो वोट परसेंटेज आया और जो स्थिति आज दिखी है, वो उनकी भी सीट खतरे में है। खतरे में। और सौरभ अवध ओझा, गोपाल राय, वो तो आप पिछले 10 दिनों से चुनाव हार चुके थे। अवध ओझा 10 दिन पहले चुनाव हार चुके थे। गोपाल राय प्रयास कर रहे हैं, जीत सकते हैं। नई दिल्ली की सीट आपने बताया कि फंस रही है, तो मतलब बढ़त कौन बना रहा है? देखिए, वर्मा या संदीप दीक्षित? कांग्रेस में यदि सही मानिए तो कहीं चुनाव लड़ा है तो वो संदीप दीक्षित ने चुनाव लड़ा है। और संदीप दीक्षित के चुनाव लड़ने से ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां काफी अच्छा समर्थन मिला। मतलब बैंक करती हुई नजर आई है कांग्रेस, आप ये कह रहे हैं? दूसरी बात है कि जो वाल्मीकि समाज था, जो जिसपे पिछली बार इन्होंने लीड लिया था, वो वाल्मीकि समाज भी वहां पे बदलते हुए दिखा है। तो इसीलिए मेरा मानना है मुख्यमंत्री हैं, कोई एक तरफा नहीं हम बोल सकते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनकी इमेज पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यदि आम आदमी पार्टी की यदि स्थिति ऐसी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी को मान सकती है तो अरविंद केजरीवाल। लेकिन कालका जी की सीट पर आपने कहा आतिशी जी हार रही हैं। जी, जीत कौन रहा है? बीजेपी जीतेगी, भदौरी जी जीतेंगे। अलका लंबा चुनाव अच्छा लड़ी है, इसीलिए वोट तो जाएगा ही नहीं जाएगा। फिर दूसरी बात, लोगों का कहना था कि कांग्रेस को जब वोट आएगा तभी यहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा गेन होगा। ऐसा चुनाव नहीं है। इस बार जो आम आदमी पार्टी से जो वोटर टूटे हैं, यदि कांग्रेस में 4% गए हैं तो 4% भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ मूव किए हैं। सौरभ भारद्वाज जीत रहे हैं, हार रहे हैं? सौरभ भारद्वाज जी का माने खतरे में है सीट उनकी भी खतरे में। आप मनीष सिसोदिया को भी खतरे में बता रहे, तो फिर वहां कौन एज लेता नजर आ रहा है? क्या मारवा मैंने तो बोला ना कि जिस सीटों पे आम आदमी पार्टी माने जिन चेहरों पे चुनाव लड़ रही है, वो वहां पे सारे चेहरे इनके फंसे हुए हैं। तो ये अपने से पार्टी का कौन सा बड़ा चेहरा चुनाव जीत रहा है? ये 8 तारीख को ही आपको पता चलेगा। आपको जो सैंपल 8 तारीख को पता चलेगा। देखिए, बड़े चेहरे पे आप मुझसे एक सीट पे पूछेंगे तो कोई भी नहीं, जानकारी होने के साथ भी नहीं आदमी बताता है, वो बड़ा वो चीज मायने रखता है। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा जीत रहा है? कांग्रेस एक सीट जो है अंबेडकर नगर की, वो सीट काफी अच्छे स्थिति में है। ठीक है। और भारतीय जनता सीट वही है जिसको मैं दिखा भी रहा हूं कि उस सीट पे अंबेडकर नगर है, शेड्यूल का सीट है, और यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे थे जो चुनाव लड़ रहे थे, वो सब जीत रहे हैं या कोई हार सकता है? नहीं, सब लगभग अच्छे स्थिति में है। कपिल मिश्रा के लिए समस्या है थोड़ी सी। क्यों ऐसा? क्यों मतलब ऐसा आपको लगा? नहीं, ऐसा लगा कि वहां पे जिस तरीके से वोट शिफ्ट होना चाहिए था, शायद कपिल मिश्रा उसको नहीं लेकर आए। उनका जो विधानसभा का एरिया और जो वहां के वोटर हैं, वो शायद उनसे ज्यादा मैच नहीं कर। सर, हमें लगता है कि जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर किया है, उनसे भी 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। मोहित, जल्दी से, कांग्रेस की ऐसी कौन सी 2-3 विधानसभा सीटें जो आप पूछना चाहेंगे? जी, केवल कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम, वक्त थोड़ा कम है। मैं बादली के बारे में जानना चाहता हूँ। डीपीसीसी के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बादली की क्या स्थिति है? नांगलोई जाट की क्या स्थिति है? कस्तूरबा नगर की क्या स्थिति है? दो कॉन्स्टिट्यूंसी। बादली में आम आदमी पार्टी को एज है। बादली में जी, आपने बताया नागलोई जाट। यदि आप पहले मुझे बता देते तो नागलोई जाट में है जो आम आदमी पार्टी गेन कर रही है। आम आदमी पार्टी नागलोई जाट में भी गेन कर रही है। विकास जी, आप कोई बीजेपी की सीट, माइक ले। चांदनी चौक में लड़ाई काफी है, वहां पे वोट का हुआ है, वहां बीजेपी की एज पे है। मोहित बख्शी।
आम आदमी पार्टी की ऐसी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी काफी तो बता चुके हैं सर। उन्होंने बता ही सर्वे दिया। थोड़ा सा मेरे लिए चौंकाने वाला है। अगर फिर भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रेटर कैलाश अगर आम आदमी की सीट जो है फंसी हुई है तो मेरे लिहाज से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से 20 से भी नीचे चली जाएगी, अगर ऐसा है तो। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी और जो मैं बची हों। उनकी बातों का एक जवाब दे दूं। जी, जी। मैंने अभी वोट परसेंटेज जो दिया है भारतीय जनता पार्टी को लगभग 46% दिया है। इसके बाद भी मैं वो सीट नहीं दे रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी को दे। मेरा अपना मानना है कि यदि 44% प्लस बीजेपी आती है तो 50 तक भी जाएगी तो कोई आश्चर्य की बात कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बची है आपके हिसाब से जो आप पूछना चाह रहे हो? मेरे हिसाब से बड़ी बड़ी आपने कॉन्स्टिट्यूंसी सारी पूछ लिया। मधुरन जी, आपने जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर की उसमें से कोई सवाल आपके जहन में? मैं 2 पूछ लेता हूँ। एक गांधीनगर पूछ लेता हूँ और दूसरा रोहतास नगर पूछ लेता हूँ। गांधीनगर दोनों और जगह पे बीजेपी को एज मिला हुआ है। दोनों जगह बीजेपी जीत रही है। बहुत संक्षेप सैयद आमिर। सैयद आमिर। सबसे इम्पोर्टेंट सीट जिसमें मुस्लिम बहुल इलाके हैं, खासतौर पे ओखला और मुस्तफाबाद। वहाँ पर मुस्तफाबाद तो में बम्पर भारतीय वोटिंग हुई। जनता पार्टी, ओखला में आम आदमी पार्टी। अच्छा, कालका जी से चूंकि मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में, सबसे दिलचस्प मुकाबला है। हमारे जो साथी हैं वो भी बार बार पूछ रहे हैं कि वैसे जरा उन्होंने बात कहा कि पता वो कीजिए। पीछे चल रही हैं। कालका जी की क्या स्थिति? कालका जी, मैंने बताया कि वहां पे अतिशी के लिए मुश्किल है चुनाव जीतना। बढ़त कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी, रमेश रमेश बिदूरी बिदूरी आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है कि वहां पे अलका लामा ने अच्छा चुनाव लड़ा है। लोगों के बीच बहुत साइलेंट, बहुत झगड़ा नहीं की, इस बार बहुत विवाद कांग्रेस नहीं ने किया। कैंडिडेट्स अच्छे चुने, हाँ, ये चुनने में हाँ, जो उसने चुनाव लड़ सके। ठीक है, मनोज गैरोला सर के भी मन में कोई सवाल? अच्छा, देखिए कि ये जो इलेक्शन है इसमें फ्रीबीज की बात की गई। मतलब कि अगर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, महिलाओं को 2100 रुपए देना, 2500 रुपए देना, तो ये कितना बड़ा फैक्टर था? देखिए, सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का जो वोटर था वो आप महिला ही थी। मैंने बताया ना कि हर वर्ग में बीजेपी ने कहीं ना कहीं सेंध लगाया है और उसके पीछे के बहुत सारे कारण है। जैसे लोगों के पास आप बस्तियों में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये फ्री पानी की बिल की बात कर रहे हैं, हमें तो पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, तो ये फ्री क्या किया उन्होंने। बिजली के बारे में आप बात कीजिए तो कहते हैं कि भाई आप ये इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, कहां फ्री मिलता है मुझे नहीं पता है। तो आप कह रहे हैं कि जो उनका कोर वोटर, जो मनोज से यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे, उनका इंक्लिनेशन जो है वो बीजेपी की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। हुआ है ये। देखिए, कोई पार्टी यदि 38% से 46% तक जाता है तो गेन करेगा। भारतीय जनता पार्टी इतना गेन होते हुए क्यों दिख रही है कि 8 से वो भाग रही है, तो पूरी तरह से आपको चीजें दिखेंगी। सरकार के विरुद्ध निगेटिविटी था, लोग एंटी इनकमेंसी बना हुआ था, ये साफ नजर आ रहा है। ठीक है सर, वक्त थोड़ा कम है। संजीव सर, पहले आपके पास आता हूं। आपके जहन में कोई सवाल मनोज कुमार सिंह जी से पूछने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर या उनके पूरे एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर? संजीव सर, वक्त थोड़ा कम है सर, संक्षेप में। बस लास्ट टाइम इन्होंने कहा इस बार कांग्रेस 8% वोट शेयर के आसपास है। पिछली बार क्या था कांग्रेस का वोट शेयर? पिछली बार भी आपको कांग्रेस का 4 शेयर दे दे रहा हूं, 3 पॉइंट कुछ था, 4% के करीब था, 4% के आसपास। एनके सर, आपका कोई तो मतलब डबल किया है कांग्रेस ने डबल अपना किया, वोट जी, शेयर, जी। आपके अनुसार? जी। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, आपका ओपिनियन पोल को मैं पूरा सम्मान करता हूँ, एग्जिट पोल को, बट चूंकि आपने स्वयं कह दिया है कि 3% का मार्जिन है एरर का, जी, तो 3% का अगर इसमें मार्जिन हुआ तो स्थिति बिल्कुल उलट भी हो सकती है। ठीक बात, तो ठीक बात। मतलब बहुत क्लोज कंटेस्ट है। बीजेपी ने बड़ा गेन किया है, बट कंटेस्ट क्लोज है। चाहे आपकी सीटें बहुत कम होती हुई दिख रही हैं, बीजेपी की बहुत बढ़ती हुई, लेकिन वोट प्रतिशत में 46 और 44 काफी नजदीक है, बट आप डेफिनेटली पीछे है आपके अंदर। जी संजीव जी, हम लोगों ने हिमाचल पे भी संजीव जी ने हम लोग आपस में डिस्कस किया था। वक्त थोड़ा कम है। एनके सर, आपके जहन में कुछ? मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आपके इस पूरे एनालिसिस से लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हम क्या मान सकते हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, आप हट रही है? पहला तो ये। आपने जो ये सैंपल साइज दिया है ये 400 वोटर पे एक का है। अगर आप देखें 37,000 सैंपल साइज है। दिल्ली में स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण बहुत ज़्यादा है, आर्थिक स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नेचर का सैम्पलिंग है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि 400 में एक से दिल्ली में आप एनालाइज करें अगर, तो शायद कि क्या वाकई न्याय कर पाए, खास करके तब जबकि 2% का एफपीटीपी सिस्टम में जब 2% का मार्जिन होता है तो सीट में जो कन्वर्ट होता है वो 2n² के फॉर्मूले से होता है।
तो इतना गैप नहीं आना चाहिए। वो जो बेसिक फार्मूला है जिसे क्यू ब्लॉक कहते हैं, उसके तहत इतना ये गैप नहीं आना चाहिए 46 और 44 में। अब दो तीन चीजें हैं जो इनका क्वेश्चन है। एक तो है कि भाई सैंपल साइज का जो सबसे बड़ा प्रश्न हुआ, कभी भी किसी भी इलेक्शन का प्रेडिक्शन जब एग्जिट पोल किया जाता है वो सैंपल साइज बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। जब भी आदमी सर्वे लेकर आता है तो उसका डेटा बेस नहीं होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पे हम देखते हैं कि क्या है। जब हमारा क्वालिटेटिव डेटा बताता है कि इस पे क्या है, तो हम जाते हैं कि पब्लिक क्या कहती है, तो उसमें पब्लिक का जब रिएक्शन आता है तो हम उसी डेटा को बेस बना के करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया कि भाई आप 37,000 38,400 लोगों के ऊपर एक लेकर आ रहे हैं। कभी भी इस बात को नहीं मानना चाहिए कि 400 लोगों के बीच में एक डेटा जो आया है वो बेस बन सकता है। बेस बनाने के लिए हम पहले से उस पे काम करते हैं और ये 3 महीने का पीरियड होता है जिसमें कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 40,000, और ये जब जुड़कर एक साथ उस पूरी चीजों को करते हैं तो ये लाखों में जाता है। लेकिन हम लोग इस एग्जिट पोल में क्यों नहीं दिखाते कि इतना बड़ा है, क्योंकि हम उस दिन करते हैं। लेकिन इसका बेस जो हमने 37,000 इकट्ठा किया है, जो पीछे में 1 लाख हमने जो डेटा इकट्ठा किया है उसको मैच कराकर इसको आते हैं, तो ये आप 37,000 का डेटा मत कीजिए, ये लाखों का मैटर होता है। पहली बात है। दूसरी बात है कि इनका कहना था कि भाई 3% का एरर दिखा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। चुनाव में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यदि मनोज सिंह से बोलकर जा रहे हैं तो वही होगा। जैसे मैंने अभी संजीव जी के साथ डिस्कशन किया, हिमाचल पे हम लोग बैठे हुए थे, मात्र कुछ हजार वोटों का इधर उधर हुआ और पूरी की पूरी सरकार चली आ गई, डेटा में हुआ। तो दूसरी बात है कि वोट परसेंटेज और सीट ये दोनों अलग मेथड होता है। वोट परसेंटेज होता है वो करे, मार्जिनल सीट कैसे बढ़ता है उस पर देखा जाता है। यदि 1 लाख बीजेपी के कैंडिडेट 1 लाख वोट से जीत कर आते हैं तो उनका वोट परसेंटेज अलग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मैटर। अच्छा, एक चीज और भी है सर, एनके सर और मनोज सर, कि ये वो डेटा है जिसमें लोग क्लियर है कि उनको इधर जाना है या उधर, लेकिन वो 18% जिसका थोड़ी देर पहले अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो स्विंग वोटर्स, वो यहाँ पर नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो डिसाइसिव। जी नहीं, ऐसे नहीं है। एग्जिट पोल में तो सारे वोटर ही है ना। नहीं, मतलब वो स्पष्ट जनादेश नहीं है, वो स्पष्ट नहीं वोट परसेंटेज में जो हिमानी कह रही है वो स्पष्ट जनादेश है। वो जो 3% जो एरर का मार्जिन है, तो उसको देखते हुए तो कुछ भी हो सकता है। अगर कई जगह इतनी क्लोज फाइट होगी कि ये जो डिसिसिव वोटर 15 से 18% का गैप होता था, वो इस बार इनडिसिसिव रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उसने उसको भी दिया, उसको भी दिया, तो वो एक डेफिनेट इलेक्टोरल वर्डिक्ट नहीं ला रहा है। और ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी एक फैक्टर होता है साइकोलॉजी में। तो उससे ये पता लगता है कि जो जिन्होंने कहा कि 1 लाख मिल गया लेकिन सीट एक ही आई, पीटीपी सिस्टम की ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 2%, क्योंकि इसेंशियली ये बाइपोलर इलेक्शन था, अगर 2% का गैप है तो मुझे डाउट है कि आपकी सीटें इतनी कम, मतलब सीटों में जो गैप होगा वो इतना ज्यादा होगा, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सर सीटों में भी, अगर आप देखें तो जो मनोज जी की टैली है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है मनोज जी। जी एकदम नहीं है। मैंने कहा ना, उसमें आज की डेट बता रहे हैं आप, जब जिस दिन इलेक्शन का काउंटिंग शुरू होगा, वोट का काउंटिंग जब शुरू होगा, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीत कर आ रही है या आम आदमी पार्टी जो जीत कर आ रही है, उसमें 14 ऐसी सीटें होंगी जो मार्जिनल सीटें होंगी। पिछली बार की इलेक्शन की 2020 की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी को 11 सीटें 6,000 से नीचे का वोट का है। ठीक तो है, ये लेकिन मनोज जी ने जो अब तक बताया मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में, उसका जो क्रिस्प है, जो सारे, वो जरा हम जल्दी से बता दें। अरविंद केजरीवाल की जो नई दिल्ली की विधानसभा सीट है वहां पर पेच फंसा हुआ है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं। मनीष सिसोदिया की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि उन्होंने अपनी छवि को बरकरार रखा है। अवध ओझा 10 दिन पहले चुनाव हार चुके हैं, मनोज जी जैसा बता रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर चुनाव, आतिशी भी चुनाव हारती नजर आ रही है। रमेश विदुड़ी वहां पर बढ़त बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जा रही है अकबरपुर की, अंबेडकर। इसका लबोलुआब ये हुआ कि अगर आप जीते भी तो उसके पास नेता कौन होगा? आतिशी जो चीफ मिनिस्टर है वो हार रही है, अरविंद केजरीवाल 6 महीने में बाई इलेक्शन की स्थिति है, 6 महीने में आप दोबारा जीत सकते हैं। हालांकि शिबू सोरेन जैसी स्थिति ना हो कि मुख्यमंत्री बन गए, उपचुनाव हुआ, फिर चुनाव हार गए। लेकिन मनोज सर, कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर नहीं है ना, अभी भी 1 सीट पर खाता खुल रहा है आपका। लेकिन 4%, आपने राज किया 15 साल, लेकिन 4% से 8% आना मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। और दूसरा, अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का भी एक एम यही होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी हारे,
क्योंकि आम आदमी में पार्टी का जो वोटर है वो बेसिकली कांग्रेस का ही वोटर है, जो कांग्रेस से शिफ्ट हुआ था। आम आदमी पार्टी अगर कमजोर होगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो वोटर वापस कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। और यही चीज है सर जो बीजेपी को फायदा पहुंचाती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी की जो जीत है ना वो हमेशा तीसरी पार्टी जो है या तीसरा वो जो है उस मार्जिन पर निर्भर करती है। 2020 की बात बता दें, 2024 के लोकसभा का यदि आप निकालेंगी तो 9 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट को लेकर आई हुई है। तो ये इंडिकेशन वहां से कांग्रेस को मिला कि आप खड़ा होना शुरू करो, आप दूसरे को समर्थन। जब जब रीजनल पार्टियों को कांग्रेस ने सपोर्ट किया जिस स्टेट में, वो वहां पे उसकी समाप्ति होती है और डाउन होता है। और कांग्रेस के लिए सरवाइव करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था। हो सकता है कि ये चुनाव हारे तो कांग्रेस को बुरा लगे, लेकिन कांग्रेस को खड़ा होने के लिए अपने तो लड़ना। लेकिन संजीव सर, अगर आप जुड़े हुए हैं अभी सर हमारे साथ, अगर ये एग्जिट पोल ही नतीजों में तब्दील होता है तो इसका क्या मतलब आने वाले वक्त में विपक्ष की राजनीति के लिहाज से, आम आदमी पार्टी की सियासत के लिहाज से? संजीव सर। देखिए, अगर ये एग्जिट पोल सही होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी। आम आदमी पार्टी का जो वजूद है वो दिल्ली में चुनाव जीतने से है। पंजाब तो भगवंत सिंह मान उसके मेन करता धरता है और वहाँ की पार्टी और सरकार में ऑलरेडी काफ़ी बिखराव देख रहे हैं। तो दिल्ली जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो राष्ट्रीय राजनीति पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हारती है तो कांग्रेस को बहुत एक शॉट इन द आर्म बल मिलता है और आम आदमी पार्टी का फिर अगर हारती है, कितने अंतर से हारती है, उस बेसिस पे आम आदमी पार्टी का भविष्य ही संकट, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उनके सामने खड़ी हो सकती है। ठीक है, मैं एक उनका जवाब दे, अगर ये एग्जिट पोल सही है तो बिल्कुल ठीक बात। ये डिस्क्लेमर हमारा भी। संजीव जी के बात को एक जवाब देता, चूंकि मैं अब निकल जाऊंगा। संजीव जी ने जो कहा कि यहां पे यदि आम आदमी पार्टी हारती है तो क्या है, तो उसका इफेक्ट पंजाब में पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं कि यदि आम आदमी पार्टी यहां चुनाव आती है तो गुजरात में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा गेन होने जाएगा और कांग्रेस वहां पे फिर से एक तरह से खड़ी होते हुए दिखेगी। तो कांग्रेस ने जो निशाना अपना माने जो प्लान बनाया होगा तो शायद अभी दूसरे पंजाब को छोड़कर वो गुजरात को अपने एनके सर का मैं इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी। जो मनोज जी यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि वो जमीन जो है जो खो रही थी कहीं कांग्रेस, वो अब यहां से उठती हुई नजर आ रही है। नहीं, बहुत बड़ा ये बड़ा एक अच्छा एनालिसिस है कि यहां छोड़ दीजिए कि दिल्ली में क्या होगा, इसका असर गुजरात में, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगी आपके लिए। ये रीजनल पार्टीज की ये प्रॉब्लम है कि वो उनके अस्तित्व पे खतरा आ जाता है। अगर वो सत्ता से बाहर रहते हैं आपके लिए ये दिक्कत होगी और इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो होगा पंजाब और गुजरात पे। गुजरात में इंट्रिंसिकली बाईपोलर रहा है हमेशा। आप एक थर्ड पार्टी उसको डिस्टर्ब करती है, तो अगर आपका अस्तित्व खत्म होगा तो गुजरात में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और तब कांग्रेस के लिए काफी बड़ा एक जंप मिल सकता है। संजीव सर, एक बहुत संक्षेप में सर आपसे, क्या आज के इन एग्जिट पोल से अगर ये नतीजे में तब्दील होते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी आपको लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव से जो झटका लगा था, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब उसके बाद दिल्ली भी 27 साल बाद। नहीं, महाराष्ट्र तो इतने धड़ल्ले से जीते, हरियाणा जीते। मेरे ख्याल से देखिए, इस चुनाव के केंद्रीय चेहरा भी अरविंद केजरीवाल थे और किसी की राजनीति को दूरगामी प्रभावित करेंगे। अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो वो आप पार्टी की राजनीति प्रभावित होगी। बीजेपी जीत गई, बहुत अच्छी बात है। हार भी गई तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस जीत सकती नहीं, हार भी गई तो उसकी कोई स्थिति जो है वो वही बनी रहेगी। आप पार्टी के सामने ये एक अस्तित्व की लड़ाई है, आर पार की। अगर वो हारते हैं तो पार्टी के बिखराव को कैसे रोकेंगे, फिर ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी उनके लिए। और जीतते हैं तो जान बची तो लाखों पाए, उनका भी कोई कद बढ़ नहीं जाएगा जीतने से। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा भी जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव जो है वो दरअसल जो बाकी एजेंसीज के एग्जिट पोल हैं, जरा वो एक बार जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं। तो अब तक हमने आपको मेट्राइज का एग्जिट पोल दिखाया, अब एक एक करके हम बाकी जो एजेंसीज हैं उनका एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो दिखाते हैं। सबसे पहले बात चाणक्य की, चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो आप देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को बढ़त
चाणक्य के एग्जिट पोल में। हिमानी, चाणक्य का एग्जिट पोल जो दिखा रहा है 39 से 44 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 25 से 28 सीटों तक ही सीमित नजर आ रही है और कांग्रेस यहां तो ज्यादा दिखाई दे रही है, यहां तो 2 से 3 सीट दिखाई दे रही है। लेकिन ये चाणक्य का एग्जिट पोल है दिल्ली की 70 सीटों पर। एक और एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, ये पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल है। यहां भारतीय जनता पार्टी को 40 से 44 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। तो 2 एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए मैट्रिक्स के अलावा, उन दोनों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें। तीसरा एग्जिट पोल डीवी रिसर्च का है। बिल्कुल, और डीवी रिसर्च के जो आंकड़े हैं वो कुछ इस तरह से कि 36 से 44 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 26 से 34 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस यहां पर अपना खाता भी नहीं खोलती नजर आ रही है। अनुराग, डीवी रिसर्च के मुताबिक एक और एग्जिट पोल के रुझान सामने आ चुके हैं, जरा वो भी आप देखिए। पोल डेयरी के हिसाब से 42 से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है नजर आएगी। अपने आप में ऐतिहासिक जीत होगी ये भारतीय जनता पार्टी की। अगर यही होता है तो आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीटों पर सिमट जाएगी, कांग्रेस को अधिकतम 2 सीटें मिलेंगी। एक और एग्जिट पोल के नतीजे जेवीसी पोल के इस वक्त आपके सामने हैं। जेवीसी पोल के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 39 से 45 जो सीट्स है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये जबरदस्त गेन होगा और वहीं 22 से 31 जो सीट्स है वो आम आदमी पार्टी के खाते में, जबकि 0 से 2 यहां पर कांग्रेस को देती हुई नजर आता है जेवीसी पोल का ये सर्वे। एक और एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं पीपल्स पल्स, जिसके मुताबिक 51 से 60 सीटें। देखिए जरा किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने शायद नहीं सोचा होगा कि दिल्ली में इतनी सीटें मिल सकती हैं जो पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में नजर आ रही है। 51 से 60 सीटें बीजेपी को 10 से 19 सीटों पर सिमट सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का खाता एक बार फिर नहीं खुलेगा। एक और एग्जिट पोल बताइए जरा हिमानी, इस एग्जिट पोल में जो पी मार्क का है वो क्या कहता है? पी मार्क के अगर हम यहां पर आंकड़ों पर नजर डालें तो 39 से 49 जो सीट्स है वो बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, जबकि 21 से 31 पर ही सिमट जाएगी आम आदमी पार्टी। और यह भी हो सकता है कि कांग्रेस खाता खोले या फिर उसके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 2015 में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, 2020 में 8 सीटें मिली थी और इस वक्त की 2025 की जो टैली है वो आपके सामने वी प्रिसाइड का ये एग्जिट पोल है, जिसके मुताबिक 18 से 23 सीटें बीजेपी को, 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को। ये इकलौता एग्जिट पोल है अभी तक जो आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत दिला रहा है। कांग्रेस पार्टी को अधिकतम 1 सीट मिलती नजर आ रही है इस एग्जिट पोल में। माइंड ब्रिंक भी लगभग उसी स्थिति को दर्शा रहा है। लेकिन माइंड ब्रिंक की अगर बात करें तो यहां पर बिल्कुल ही आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग, यहां पर 21 से 25 पर सिमट जाएगी बीजेपी, लेकिन इस बीच महा एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 10 एग्जिट पोल में अगर बात करें तो उनमें से 8 जो एग्जिट पोल्स हैं वो बीजेपी को बढ़त दिखाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं अनुराग, जबकि 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो हम अभी यहां पर माइंड ब्रिंक की बात कर रहे थे, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। 10 में से 8 में बीजेपी, मतलब 27 साल के बाद सत्ता में वापसी। वहीं 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी, यानी जो सत्ता में रहने का क्रम है वो लगातार जारी रहेगा। इंतजार नतीजे का रहेगा, 8 तारीख का रहेगा। लेकिन इस बीच एनके सर, आप तो सर इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, ये 8/2 का मुकाबला है। नहीं भाई, अगर महाजनेयन गता सा पंथा, जहां जब बड़े लोग जहां जिस तरफ जाते हैं उसी को सही मान लेना चाहिए। तो 8 है तो आप सही मान लीजिए, लेकिन मुझे अभी भी डाउट लग रहा है कि ये हाल के दौर में अगर आप देखें तो वोटर अपनी बात कह नहीं रहा है। एग्जिट पोल में चीजें आ नहीं रही हैं और आ रही, आप देख रहे हैं कि लगातार कई गलतियां ऐसी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को फिंगर क्रॉस रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात सही है कि बीजेपी अगर लगातार 8 में दिखा रहे हैं कि बढ़त है, तो हम लोग को अपना ये बदलना पड़ेगा कि आपने उतना अच्छा नहीं किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो सकता है कि जैसे अभी, और तब तो आइडियल है जो कि अभी इन्होंने बड़ा बैलेंस, मैट्रिक्स वालों ने जो दिया वो ज्यादा बैलेंस है कि लगभग 46 बीजेपी और 44 ये। मान लीजिए ये रिवर्स भी हो जाता है तो भी ये लगभग सीटों के टर्म्स में आप देखें तो 4 ही 6 का अंतर आएगा। बिल्कुल, और 4-6 का अंतर आएगा तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा और उसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यही सवाल आपसे संजीव सर से भी पूछेंगे। 10 में से 8 में बीजेपी की बढ़त,
आपने भी सोचा था ऐसा क्या हो सकता है, और अगर हाँ तो उसके पीछे की आधार आपको क्या नजर आता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसमें तो ये था कि दोनों के बीच बहुत टफ फाइट है। तो और जब टफ फाइट होती है तो ये कुछ भी हो सकता था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो आम आदमी पार्टी के लिए थी, और ख़ास तौर से जैसे जैसे चुनाव की डेट आने लगी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ने लगे, तो बीजेपी नैरेटिव सेट करती दिखाई दी। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। और अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद हरियाणा वाला चुनाव हो, और उसके बाद चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, तो एग्जिट पोल्स के ऊपर से लोगों का भरोसा कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो इसीलिए कारण था कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि हमने ये देखा, मतलब न्यूज़ नेशन में हमने ये देखा कि हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड में हैं वो जो फीडबैक देते हैं, वो फीडबैक एग्जिट पोल के मुकाबले कहीं ज़्यादा सटीक होता है। तो इसीलिए आज हमारे जो जितने रिपोर्टर थे उसमें से जो 5 टॉप मोस्ट रिपोर्टर जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो रिपोर्टर्स आज हमारे साथ बैठे हैं, और उनके जो व्यूज़ हैं, और अगर आप देखेंगे कि जो उन्होंने इश्यूज उठाए डेवलपमेंट के, सीवर के, पानी के, अगर वो इश्यूज को देखते हुए लगता है कि एग्जिट पोल काफी हद तक ठीक हो सकता है। पता नहीं सर वो वाले इशू ज्यादा बने या वो टैक्स वाली और संजीव सर से हमारे रिएक्शन लेना चाहिए। संजीव जी, 27 साल का सूखा खत्म करती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। 10 में से 8 तो यही दिखा रहे हैं पोल्स की बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, जब 10 में से 8 दिखा रहे हैं तो कम से कम आज चूंकि एग्जिट पोल्स का दिन है तो हमें उसके सामने नमन करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। 8 तारीख फिर एक नया दिन होगा, फिर नई पारी शुरू होगी 8 बजे से गिनती की, तब उस तरह से चर्चा शुरू कर लेंगे। तो आज एग्जिट पोल्स जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और उनके सामने एक बड़ी चुनौती उत्पन्न होगी कि अरविंद केजरीवाल अपने कुनबे को कैसे इकट्ठा रख पाएंगे, क्योंकि कुनबे का बड़ा हिस्सा तो शुरुआती 1-1.5 साल में ही चला गया था। अब जो बचे कुचे हैं, अगर ये रिजल्ट्स रहते हैं तो उनके सामने एक चैलेंज होगा, क्योंकि वो भी वन मैन शो की तरह पार्टी चलाते हैं। तो जीतने पे टाइम तो सब सिकंदर, चढ़ते सूरज को सलाम, लेकिन अगर ये रिजल्ट्स रहते हैं तो फिर वो किस तरह से अपनी पॉलिटिक्स को मैनेज करते हैं, और कांग्रेस बीजेपी से भी ज्यादा खुश होगी आम आदमी पार्टी की हार पे। बिल्कुल। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, एक रिएक्शन जरा उनसे भी लेते हैं। सबसे पहले विकास चंद्रा आपसे, भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 60 सीटें भी मिल रही हैं एक एग्जिट पोल में, क्या खुद बीजेपी को आकलन था इस बात का? बीजेपी का जो आकलन होता है वो संगठन से बीजेपी लेती है। उनका मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में 32 से 38 तक संगठन ने आकलन किया है कि सीटें उनकी आ सकती हैं, सरकार उनकी बन रही है, और यही वजह थी कि बीजेपी के नेताओं का आत्मविश्वास होता है काफी ऊपर दिखाई दिया पूरे चुनाव प्रचार अभियान में। और इस बार दिल्ली में बहुत सघन अभियान बीजेपी ने इसलिए चलाया था। जी मोहित जी, आपसे मैं समझना यहां पर चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये चिंतन मनन आत्मचिंतन करने का वक्त होगा, क्योंकि देखिए बात वहां पर फिर अब राजनीति बदलने आए थे, लेकिन अस्तित्व की भी अब बात यहां पर नजर आ रही है। मैं अब जब आपसे बात कर रहा था उसी दौरान मैंने बात भी करी है, तो उन लोगों का मानना है कि पिछली बार 12 इसी तरीके के एग्जिट पोल दिखाए गए थे, जिसमें से 11 ये नहीं भाप पाए थे कि 62 सीटें आ रही हैं। ठीक इसी बार भी होगा, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो एक आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि जो ग्राउंड की, जैसे मनोज सर बता रहे थे, हम लोग पंजाब गए, हम अलग अलग जगह जाते हैं तो ग्राउंड पर देखते हैं तो 40 से 45 के बीच कहीं कहीं आंकड़ा सरकार बनते हुए जो है वो दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल का सम्मान है, लेकिन यही बात आम आदमी पार्टी की। माफ कीजिए, वक्त यहां पर खत्म हो रहा है, और जैसा हमारे जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि 8 तारीख तक इंतजार करना होगा। बड़ी कवरेज 8 तारीख को भी जारी रहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।